प्यारे विद्यार्थियों, क्या कोई व्यक्ति बिना देखे बता सकता है कि ऊंट कैसा था? क्या कोई बंद पेटी के अंदर रखी चीज को बिना देखे पहचान सकता है? और क्या केवल पैनी नजर और तेज बुद्धि इंसान को महान बना सकती है? तो आज की कहानी तीन बुद्धिमान आपको यही सिखाने वाली है कि असली धन पैसा नहीं होता, बल्कि बुद्धि होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे मल्हार कक्षा 7 की बेहद रोचक कहानी तीन बुद्धिमान। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। और मैं हूं आपका शिक्षक विनोद कुमार वेदालंकार। तो आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है तीन बुद्धिमान। तो चलिए इस शानदार सफर में हमारे साथ। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले कहानी की भूमिका को समझ लेते हैं, ताकि जब आप कहानी को पढ़ने जाएं तो आपको आनंद आए और आपको समझ में आता चले कि दरअसल इस कहानी का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका सार क्या है, इसका रहस्य क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत कहानी तीन बुद्धिमान तीन भाइयों की कहानी है, जिनके पास धन नहीं था, पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें एक बात अच्छी तरह से सिखा दी थी, समझा दी थी, बता दी थी कि मनुष्य का असली धन तेज बुद्धि होती है और चीजों को देखने का नजरिया होता है, जिसको कहते हैं पैनी दृष्टि। पिताजी ने समझाया कि उन्हें हर चीज को गहराई से समझना चाहिए। देखिए, उन्हें हर चीज को जब तक वो गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक जीवन में कभी भी कोई भी कमी नहीं रह सकती। तो पिताजी की मृत्यु के बाद तीनों भाई यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कठिन रास्तों, वीरानों और पहाड़ों को पार किया। कई दिन चलने के बाद वे एक नगर में पहुंचते हैं। नगर के पास पहुंचते ही सबसे बड़े भाई ने धरती पर पैरों के निशान देखे और कहा कि यहां से एक बड़ा ऊंट गया है। मझले भाई ने अनुमान लगाया कि वह ऊंट एक आंख से अंधा था। क्यों? क्योंकि रास्ते की एक तरफ की घास खाई गई है, दूसरी तरफ की घास वैसी की वैसी है। सबसे छोटे भाई ने कहा कि उस ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। क्यों? क्योंकि वहां महिला और बच्चे के पैरों के निशान मौजूद थे। थोड़ी ही देर में एक घुड़सवार उनके पास आया। भाइयों ने उससे पूछा, भाइयों ने जो तीन भाई थे, उन्होंने स्वयं उस घुड़सवार से पूछा। क्या पूछा? कि क्या वह ऊंट खोज रहा है? तो वह घुड़सवार चौंक गया और पूछा कि उन्हें ऊंट के बारे में सब कुछ कैसे पता चला? उसने उन्हें चोर समझ लिया और वो राजा के पास उनको ले गया। उसने राजा से कहा कि ये तीनों उसके ऊंट और उसके परिवार को चुरा करके ले गए हैं। राजा को भी शक हुआ, क्योंकि तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे ही सब कुछ सही सही उसके बारे में कैसे बतला दिया। तो राजा ने उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने राजा ने उन तीनों भाइयों ने कहा कि ये हमारी बुद्धि का खेल है, हमने बुद्धि से और अपनी पैनी नजर से ही सब जान लिया। राजा ने कहा तो चलो ठीक है, हम तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा ले लेते हैं। तो उसने एक पेटी मंगवाई, बंद संदूक, बॉक्स, और पूछा कि उसमें क्या है। भाइयों ने बड़े सहजता से बता दिया कि उसमें कोई गोल वस्तु है। फिर कहा दूसरे भाई ने कि वो अनार है, और सबसे छोटे भाई ने कहा कि वो अनार अभी कच्चा है। जब जब उन तीनों भाइयों के समक्ष वो पेटी खोली गई, पूरे दरबार के बीच में वो पेटी खोली गई, तो सचमुच उसमें कच्चा अनार था। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ इन सारी बातों को जान करके। तो भाई राजा को जो है महान आश्चर्य हुआ। राजा ने उनसे पूछा कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे जान लिया।
सबसे बड़े भाई ने ऊंट के बड़े पैरों के निशानों से अंदाजा लगा लिया था। मझले भाई ने घास की स्थिति से ऊंट की एक आंख की कमी पहचान ली थी। सबसे छोटे भाई ने ऊंट के बैठने और पैरों के निशानों से महिला और बच्चे की उपस्थिति का अंदाजा लगा लिया था। पेटी के विषय में उन्होंने उसके वजन, आकार, लुढ़कने की आवाज और उद्यान से बगीचे से आने के आधार पर उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि उसमें अनार है। खिड़की से देखकर छोटे भाई ने बता दिया था कि अनार कच्चा है, क्योंकि सभी पेड़ों पर अनार कच्चे हैं। राजा तीनों भाइयों की समझ और सूझबूझ से काफी प्रभावित हुआ। उसने कहा कि वे धनवान तो नहीं है, लेकिन उनके पास एक अपार खजाना है, बुद्धि का खजाना और चीजों को देखने का नजरिया। अंत में राजा ने उन्हें अपने दरबार में अपना दरबारी बना करके रख लिया। ये कहानी हमें इस बात की शिक्षा देती है कि सच्चा ज्ञान अपनी आंखें खोलकर दुनिया को देखने से प्राप्त होता है, किताबों से प्राप्त नहीं होता, और सोचने और समझने की आदत से आता है। तो पैनी दृष्टि और गहरी समझ इंसान को जीवन में कभी भी असहाय नहीं होने देती। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम गद्यांश वाइज जो है इस कहानी की व्याख्या कर लेते हैं। अपनी पेंसिल लेकर के बैठिए, शब्दार्थों पर भी हम चर्चा करते चलेंगे। शब्दार्थ भी हमने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। तो चलिए अब हम अनुवाचन करते हैं इस कहानी का। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। निर्धन व्यक्ति, निर्धन का मतलब क्या होता है? जिसके पास धन की कमी हो, जिसके पास धन न हो। निर प्लस धन, धन माने धन, और ऋण या उपसर्ग है जो कि नकारात्मक अर्थ प्रदान करता है, जिसका अर्थ है धन की कमी, यानी कि उनके पास धन नहीं है। एक व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे। वो प्रायः प्रायः माने अक्सर अपने बेटों से कहा करता था। क्या कहा करता था? अब जो बात कही जाती है, कथन, स्टेटमेंट, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लॉज किया जाता है, तो यहां पर भी वही है, उद्धरण चिन्ह इसको हिंदी में कहते हैं। मेरे बेटों, ये और मेरे बेटों के बाद ये जो एक साइन लगाया गया है, एक पंक्चुएशन प्रयोग किया गया है, इसको कहते हैं संबोधन चिन्ह। हमारे पास न तो रुपया पैसा है, न ही सोना चांदी, न जमीन जायदाद, हमारे पास धन बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तुम्हें एक प्रकार का धन संचित करना चाहिए। दूसरे प्रकार का, ये प्रकार का धन हमारे पास नहीं है, फिजिकली धन हमारे पास नहीं है, तो आपको दूसरी प्रकार का धन संचित, संचित माने एकत्रित, इकट्ठा करना चाहिए। हर वस्तु, संसार के अंदर जो भी चीज है, हर वस्तु और स्थिति यानी कि सिचुएशन को पूर्णतः, पूर्णतः माने अच्छी प्रकार से समझने और जानने का प्रयास, प्रयास माने प्रैक्टिस, यानी कि कोशिश करनी चाहिए। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए, इस तरह से देखो कि कुछ भी तुम्हारी नजर से बचना नहीं चाहिए। छोटी से छोटी चीज को देख करके चलो, अपनी नजर को पैनी रखो, उस पर विचार करते हुए चलो। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होनी चाहिए। रुपया पैसा तुम्हारी पॉकेट में, जेब में नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैनी नजर तो है। और सोने चांदी अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तेज बुद्धि तो होगी। तो 2 चीजें तुम अपने पास अर्जित कर लो। ऐसा धन संचित, संचित माने एकत्रित, इकट्ठा, संग्रह कर लेने पर तुम्हें कभी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। ये मेरा आशीर्वाद है और ये मेरा तुमसे सच्चा वायदा है। और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। 19 माने कम। तुम किसी भी तरीके से कंपेरेटिवली दूसरों से कम नहीं रहोगे। जिनके पास की सोना चांदी और रुपया पैसा आदि है ना, उनसे तुम कम रहने वाले नहीं हो, अगर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि है तो। समय बीता और कुछ समय के पश्चात, पश्चात माने बाद, पिताजी चल बसे। चल बसना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि वो स्वर्ग सिधार गए, अपनी जीवन लीला समाप्त करके चले गए। अब बेटे मिलकर के बैठे, आपस में उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, आपस में विचार करके, आपस में बात करके कहने लगे कि हमारे लिए यहां जहां हम रह रहे हैं अपने पैतृक गांव में, यहां तो कुछ भी करने को है नहीं। अब जीवन ऐसे तो कटेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा लाइफ के अंदर। तो आओ चलो इस संसार में घूम फिर करके संसार को देखते हैं, जगत को देखते हैं। जगत माने संसार, तो कुछ ना कुछ हमारे लिए मिल ही जाएगा। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों, अगर जरूरत पड़ी तो जो चरवाहे हैं, यानी कि जो अपने पशुओं को जंगल में चराते हैं, या खेतों में श्रमिकों का काम कर लेंगे,
या खेतों में किसान के यहाँ उनकी मदद कर देंगे और कुछ हमें जो है मजदूरी मिल जाएगी, रोटी खाने को मिल जाएगी। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हम कहीं भी क्यों ना हो, कहीं भी इस संसार के किसी भी कोने में हम क्यों ना हो, हम भूखे तो रहेंगे नहीं, इतना तो पक्का है, कुछ न कुछ कर ही लेंगे। ठीक है जी? तो अंततः माने आखिर में वे तैयार हो गए और तैयार होकर के आपस में चर्चा करके वे अपने गंतव्य यानी कि आगे की तरफ बढ़ गए। अब कहानी भी हमारी आगे की तरफ बढ़ती है प्यारे बच्चों, दूसरा के ध्यान से देखिए। उन्होंने सुनसान, सुनसान माने वीरान, जहां पर के मनुष्य नाम की कोई चीज नहीं है, बस्ती नहीं है, शहर नहीं है, गांव नहीं। वीरान, वीरान का अर्थ भी वही होता है। बड़ी बड़ी घाटियों को, जो पर्वतों के बीच में जो एक स्थान होता है उसे घाटी कहते हैं, उनको लांगा, लांगा माने उनको पार किया, पैदल चल करके उनको पार किया। ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, पहाड़ों को पार किया और इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना भी खाने पीने का सामान था वो लेकर के चले थे, बांध करके चले थे अपने साथ, वो अब तक लगभग समाप्त हो गया था और वो थक करके भी चूर हो गए थे, बिल्कुल थक गए थे और उनके पैरों में छाले भी पड़ गए थे चलते चलते। किंतु सड़क थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जो रास्ता था वो तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहने का मतलब कि वो अपने किसी भी शहर या गांव में पहुंच ही नहीं पा रहे थे, इतना लंबा रास्ता था। वे आराम करने के लिए एक जगह रुके और फिर आगे बढ़े। अंत में उन्होंने अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। कुछ दूरी पर और आगे बढ़ने के बाद उनको कुछ पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए और वहां पर कुछ पेड़ों के बीच में कुछ मकान भी दिखाई दिए। तो उनको बड़ी जो है राहत मिली कि भाई चलो, चलते चलते हमें 40 दिन हो गए हैं, 40 दिन के बाद कोई शहर, कोई गांव, कोई नगर हमें नजर आया। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। वो नगर एक बड़ा शहर था, बड़ा नगर था। भाई बहुत प्रसन्न हुए तीनों भाई और शीघ्रता से माने जल्दी से और अधिक जल्दी से है पग बढ़ाने लगे। पग माने कदम, वैसे तो पैर होता है, ठीक है, लेकिन आप यहां पर उसका अर्थ लेंगे कदम। वो अपने और अधिक कदम आगे बढ़ाने लगे। ठीक है जी, शीघ्रता से आगे चलते हैं। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए, निकट माने पास, नजदीक पहुंच गए, तो सबसे बड़ा भाई अचानक से एकदम से रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली, क्योंकि वो तो बड़ी पैनी नजर थी उनकी, नजर उन्होंने धरती पर, जमीन पर डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहां से एक काफी बड़ा ऊंट गया है, एक ऊंट यहां से गुजर करके गया है। तो वे थोड़ा और आगे गए तो मजला भाई रुका, क्योंकि अब मजले भाई की भी जो है नजर पैनी थी और सड़क के दोनों ओर देख करके उसने अंदाजा लगाया और बोला कि संभवतः इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता था, अर्थात वो एक आंख से काना था, एक आंख उसकी खराब थी। तो वे कुछ और आगे बढ़े तो जो सबसे छोटा भाई था उसकी बारी आई। उसने कहा कि ऊंट पर एक महिला और एक छोटा बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही। दोनों भाई, जो बड़े भाई हैं उसके, उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सही हो और उन तीनों की एक सलाह बनी और वो तीनों फिर से आगे बढ़ गए। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा जो गद्यांश है वो देख लेते हैं। कुछ समय के पश्चात क्या घटना घटती है। चलते चलते जब वो आगे बढ़े तो कुछ समय के पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से होकर के निकला। तो सबसे बड़े भाई ने उसको टोका। उसकी स्थिति को देख करके, उसकी, क्योंकि उसकी तो बड़ी पैनी नजर थी, उसने घुड़सवार को देखा, उसके चेहरे को देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखा और अंदाजा लगा लिया और उसकी ओर देख करके पूछा पूछा कि घुड़सवार, तुम क्या किसी अपनी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो। घुड़सवार ने घोड़ा रोका और रोक करके उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी खोई हुई किसी वस्तु को ढूंढ रहा हूं। तो तुम्हारा ऊंट खो गया है ना, सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ, बहुत बड़ा सा। हाँ, वो एक आंख से देख नहीं पाता था, मजले भाई ने पूछा। घुड़सवार ने कहा, हाँ। छोटे भाई ने, एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर एक महिला सवार थी, प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटा भाई पूछा। सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा, डाउटफुल नजर से देखा। उसको डाउट हो गया कि इनको कैसे पता चला। आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, अच्छा अच्छा, तो तुमने मेरा ऊंट छुपा लिया है, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, अच्छा अब मैं समझा। ठीक है, उसको हो गया उन तीनों भाइयों पर संदेह। ठीक है जी,
और उसने उन पर तोहमत लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, ब्लेम लगा दिया। तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया, मेरे ऊंट का क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट का भाई मुंह तक नहीं देखा। तीनों भाइयों ने उत्तर दिया कि हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें कैसे पता चली? जब तुमने ऊंट को देखा ही नहीं, तो तुम्हें उस ऊंट के बारे में इतनी सारी बातों का कैसे पता चल गया? तो भाइयों ने उत्तर दिया कि हमने तो देखो भाई, वैसे तो तुम्हारे ऊंट को नहीं देखा, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। भाइयों ने उत्तर दिया, शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, जल्दी से उस तरफ अपना घोड़ा लेकर के जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, तुम मुझे बहका रहे हो। ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं, तुम बहुत शातिर लोग हो। मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊंट तो तुम्हारे पास है, तुम्हें ही उसे लौटाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये मैं सही अच्छी प्रकार से जान गया हूं कि मेरा ऊंट तुम्हारे ही पास है। अरे भाई, हमने तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा, चिंता अभिव्यक्त करते हुए कहा कि हमने तुम्हारे ऊंट को नहीं देखा। लेकिन भाई घुड़सवार घुड़सवार तो उनकी एक बात उनकी सुनने को तैयार नहीं था। ठीक है जी, घुड़सवार को तो जो है शक हो गया था, है कि भाई मेरा जो ऊंट है वो इन्हीं के पास है, तो वो उनकी बात बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया कि मेरे आगे आगे चलो, अगर इधर उधर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के पास ले गया, राजा के राजमहल में ले गया, राजा के भवन में ले गया। क्योंकि उस जमाने में राजा ही न्यायाधीश था, राजा ही न्याय करता था, लोगों की समस्याओं का समाधान करता था। जिस प्रकार से आजकल हमारे यहाँ जो है कोर्ट कचहरी होते हैं, तो इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर, जो वहां सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे उनको सौंपकर वो स्वयं राजा के पास गया सूचना देने के लिए, और जाकर के कहा कि मैं अपने रेवड़ों, रेवड़ कहते हैं पशुओं का झुंड, भेड़ों का झुंड हो सकता है, बकरियों का झुंड हो सकता है, ऊंटों का झुंड हो सकता है, उसको रेवड़ कहते हैं। तो उसने जाकर के कहा राजा को कि मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था उनको चराने के लिए। उसने कहा, और मेरी पत्नी और छोटे से बेटे के साथ, मेरी जो पत्नी है मेरे छोटे बेटे के साथ एक मेरे बड़े से ऊंट पर बैठकर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊंट मुझसे पीछे रह गया, छूट गया, पीछे छूट गया और वे रास्ता भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने ही मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? राजा ने पूछा। राजा ने उनसे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों समझते हो, तुम्हें कैसे पता चला कि ये काम उन्हीं तीनों लोगों का है? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा, इसलिए, अब वो जो आदमी है वो बता रहा है घुड़सवार, वो मुझे इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा था और एक आंख से वो देख नहीं पाता था और उस पर एक महिला और बच्चा उस पर सवार थे, उस पर बैठे हुए थे। ये सारी बातें उन 3 लोगों ने मुझे बता दी। मैंने तो उनको जो है ऊंट के विषय में पूछा तक भी नहीं था, फिर उनको जो है कैसे पता चला? इसलिए सीधी सी बात है कि भाई दाल में कुछ काला है। ठीक है जी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और सोच विचार करके बोला कि जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के संदर्भ में, तुम्हारे ऊंट के बारे में, विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बता दिया, तो अवश्य उन्होंने ऊंट चुराया ही होगा, क्योंकि भाई बिना देखे बिना चुराए तो उनको इन बातों का कैसे पता चलेगा? जाओ उन चोरों को यहां दरबार में पेश करो, लेकर के आओ। ऊंट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर के झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा ने उन्हें धमकाते हुए बोला, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी के ऊंट का कहां छुपाया है? तुमने इस आदमी के ऊंट को चुरा करके इसकी पत्नी और बच्चे को कहां छुपा दिया? अब वो तीनों भाई बेचारे बोले कि हम चोर नहीं हैं, हमने तो ऊंट देखा तक भी नहीं,
उन तीनों भाइयों ने उत्तर दिया, जवाब दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊंट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से कैसे बता दिया, बिल्कुल सारी बातें सच बता दी। अब तुम यह कहने का कैसे साहस कर सकते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया या तुमने उसे नहीं देखा? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमारे पिताजी ने हमें शिक्षा दी थी, तो बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है, हमारे पिताजी ने हमें सिखा दिया था कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते, छूटने नहीं देते। चूकने देते मतलब हम अपनी नजर से कुछ भी बचने नहीं देते। हमने अपने परिवेश, परिवेश माने वातावरण, मतलब चारों तरफ का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हाँ, हमारा परिवेश, परिवेश माने वातावरण को पैनी दृष्टि से, ठीक है जी, हाँ, पैनी दृष्टि से, तीव्र नजर से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास, प्रयास माने कोशिश में बहुत समय लगाया है। हमने बचपन से ही बहुत प्रैक्टिस की, इसलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। ठीक है जी, हाँ, हम उस ऊंट के संदर्भ में सब कुछ बिना देखे जानते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हम चोर नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। अब राजा हंस दिया, राजा को हंसी आ गई। अरे, किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में, उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? राजा ने पूछा। हाँ, बिल्कुल संभव हो सकता है, भाइयों ने जवाब दिया। बिल्कुल, ये पॉसिबल है। तो ठीक है, हम जो है अभी सच्चाई की जांच करेंगे, हम जो है अभी पता करेंगे, इसकी परीक्षा करेंगे। ठीक है, हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, तुम कितने पानी में हो, ठीक है, तुम्हारी बात में कितना सच है और तुम्हारी बात में कितना झूठ है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ठीक है जी, हाँ। तो राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री बड़े बुद्धिमान था और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, अपनी योजना बताई। मंत्री तुरंत जो है योजना को अमल करने के लिए जो है चल दिया, महल से बाहर गया। लेकिन बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही वह दो सेवकों के साथ लौटा, वापिस आया और एक बहुत सी बड़ी पेटी उनके हाथ में थी, उसको वो लेकर के आ रहे थे। दोनों ने पेटी को बहुत ही सावधानी से, बहुत होशियारी से, ठीक है जी, कहा, द्वार के पास, द्वार माने दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि राजा को दिखाई दे सके। ऐसी जगह पे रखा कि वो राजा को दिखाई दे सके, मतलब दरबार में जितने भी लोग बैठे हुए उन सबको वो दिखाई दे। और स्वयं एक तरफ हट गए, और माने तरफ हट गए, ठीक है जी, दूसरी तरफ हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। तीनों भाई उसको देख ही रहे थे, सारे नजारे को। उन्होंने इस बात को बड़े ध्यान से देखा कि पेटी कहां से और कैसे लाई गई थी और किस तरीके से रखी गई, उसका ढंग क्या था रखने का, मैनर्स क्या थे रखने वालों के। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि इस पेटी में क्या है? राजा ने पूछा। महाराज, हम तो पहले ये विनती विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं है, पहले तो आप हमें चोर चोर कहना बंद कीजिए, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप ये चाहते ही हैं तो हम बता देते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि इस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी चीज है और वो गोल है। ठीक है जी, दूसरे भाई ने कहा, जो मझला भाई था, मझला माने बीच वाला भाई, बीच वाले भाई ने कहा कि इसमें अनार है। और हाँ, अब छोटे भाई का जवाब था। छोटा भाई कहां पीछे रहने वाला था, उसने कहा कि और हाँ, वो अभी कच्चा है। अब यह सुन करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, ठीक है, पेटी को पास लेकर के आओ, मेरे नजदीक लेकर के आओ। सेवकों ने तुरंत आदेश जो है, ऑर्डर को पूरा किया, आदेश को माना। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जा गई और पेटी खुल जाने पर राजा ने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो भाई राजा के तो आश्चर्य का ठिकाना रहा नहीं। ठीक है जी, उनको महान आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, वो सरप्राइज हुआ एकदम से। आश्चर्यचकित राजा ने अनार जो है उठा लिया, निकाला और वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया कि ये देखो, ये तो सचमुच में अनार है और कच्चा है और इस पेटी में और दूसरी चीज कोई है ही नहीं। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा। क्या कहा वही ऊंट के मालिक से? ऊंट के मालिक से कहा कि इन लोगों ने, देखो, ये बात तो स्पष्ट कर दी, ये बात तो सिद्ध कर दी, प्रूव कर दी कि भाई ये चोर तो है नहीं। वास्तव में, असल में, रियल में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, ये सामान्य लोग नहीं हैं।
तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर के अपने ऊंट को खोजो। जो ये रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते पर जाओ और अपने ऊंट को ढूंढो। ठीक है, तो ये लोग गलत तो है नहीं, बिल्कुल ठीक ही बता रहे होंगे इतने बुद्धिमान लोग, क्योंकि हमने इनकी परीक्षा अच्छी तरह से ले ली है। तो चलते वहीं आगे। राजा के महल में उस समय उपस्थित जितने भी लोग थे, वहां पर उपस्थित माने वहां पर जितने भी लोग हाजिर थे, उपस्थित थे, बैठे हुए थे, प्रेजेंट थे, सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना भी एक मुहावरा है, मतलब अत्यधिक आश्चर्यचकित तो हो जाना। किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा जो है चकित था, आश्चर्यचकित था। ठीक है जी। उसने सभी तरह के अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन तीनों भाइयों की जो है आओ भगत करने के लिए, आओ भगत माने इनका वेलकम करने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए। भाई तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो, निर्दोष माने तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और जहां भी जाना चाहते हो जा सकते हो, हम तुमको रोकने टोकने वाले बिल्कुल नहीं है। किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार से समझाओ, उसको एक्सप्लेन करो। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? तो सबसे बड़ा जो भाई था उसने सबसे पहले कहा, देखिए महाराज, रास्ते के किनारे किनारे धूल थी, रास्ते पर जो है धूल मिट्टी थी, तो धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊंट जो है वो यहां से गुजरा है, इस तरफ गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा, मैंने इस घुड़सवार की उत्सुकता को देखा, इसकी बॉडी लैंग्वेज को मैंने रीड किया, तो मैं समझ गया, ठीक है, कि जरूर इसका कुछ न कुछ खो गया है। उसी समय मेरी समझ में आ गया कि कोई ना कोई चीज इसकी खो गई है और ये खोजने के लिए निकला है, कुछ न कुछ ये ढूंढ रहा है, बेचैन है ये। ठीक है जी, बहुत अच्छा, राजा ने कहा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को ये बताया था कि उसका ऊंट एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर कोई चिन्ह नहीं है, कोई निशान नहीं छोड़ा उसने कि भाई मैं एक ही आंख से देख सकता हूं, एक आंख मेरी खराब है। तो मजले भाई ने जवाब दिया कि मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी है, चरी माने खाई है, मगर लेकिन बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी, उसको बिल्कुल छेड़ा नहीं गया था। क्यों? क्योंकि ऊंट की जिस तरफ की आंख ठीक थी वो उसी तरफ की घास को चर रहा था। जिस तरफ की आंख यानी कि उसकी बाईं ओर की जो घास है, आंख है, वो उसकी खराब थी, तो उसको बाईं रास्ते के बाईं तरफ की घास दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो उसको चर ही नहीं पा रहा था। बहुत उत्तम, राजा ने कहा, वेरी गुड, शाबाश। तुम में से ये अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार है? तो अब छोटे भाई का नंबर था, उसने सबसे छोटे भाई का जो जवाब था वो उसने छोटे भाई ने जवाब दिया। तो छोटे भाई ने क्या कहा कि मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के निशान है, चिन्ह है, और उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के निशान है, महिला का पैर अलग से दिखाई दे जाता है। ठीक है जी। और एक छोटे से बच्चे के पैरों के निशान भी हैं, जिससे मुझे इस बात का पता चल गया कि महिला के साथ साथ एक छोटा बच्चा भी यहां पर उपस्थित था, ऊंट पर बैठा हुआ था। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, राजा बड़ा खुश हुआ। ठीक है जी, राजा के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा कि इतनी सोच समझ करके ये लोग चीजों को देखते हैं। ठीक है, इतनी पैनी नजर है इनकी, ये बुद्धि का इतना अच्छे से सदुपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा। राजा बोला, लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। सबसे बड़ा भाई ने जवाब दिया, सुन लो भाई तुम भी, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठा करके लाए थे, एक बहुत भारी वस्तु को उठाने का तरीका अलग होता है, जो उठाने वाले हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, और एक बहुत बड़ी चीज हो लेकिन उसको एक्टिंग की जा रही हो उठाने की, तो उनकी बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग होती है। तो उसे स्पष्ट हो गया था कि पेटी तो बड़ी है लेकिन इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, तो थोड़ी जो है वो उतनी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी।
क्योंकि अगर चकोर वस्तु होगी तो वो सरकेगी, लेकिन अगर गोल वस्तु होगी तो वो लुढ़केगी दाएं बाएं। तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि इसमें कोई ना कोई गोल वस्तु है और वो छोटी है। बड़े भाई ने जवाब दे दिया। अब जो मझला भाई है यानी बीच वाला भाई है उसका नंबर आया। तो बीच वाला भाई क्या बोला? बीच वाले भाई ने कहा कि मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की तरफ से लाई गई, उद्यान माने बगीचे की तरफ से आई है, मैं नजर रखे हुए था कि पेटी आई किस तरफ से है, तो वो बगीचे की तरफ से आई है और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वो जरूर अनार ही होगा। इसका कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो जरूर इसमें अनार ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से मजले भाई ने जो है जवाब दिया। मजले भाई ने अपना जो डिसीजन था वो राजा को बता दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा और उसने सबसे छोटे भाई जो था उससे अब पूछा। ठीक है जी, अब छोटे भाई का नंबर था, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार यानी कि बगीचे के अंदर जितने भी अनार हैं वो सारे कच्चे ही है, क्योंकि अनारों के कोई भी जो फ्रूट है, वो पेड़ के ऊपर जो फल होता है उसके पकने का एक समय होता है। लेकिन जब वो वहां से आ रहे थे तो उन्होंने अपनी नजर अच्छे से दौड़ा ली थी कि एक तो यहाँ पर अनार के बहुतायत में पेड़ है और अनार तो खूब लगे हैं, लेकिन वो सारे कच्चे हैं, अभी पकने का समय उनका नहीं आया है, मौसम नहीं आया है। यह तो आप स्वयं देख सकते हैं। उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की तरफ इशारा किया कि देख लो, तो सारे अनार कच्चे ही तो हैं, पका हुआ अनार कहां से आएगा? राजा ने बाहर देखा और बाहर देखा तो पाया कि बगीचे में लगे हुए जितने भी अनार हैं, अनार के जितने भी वृक्ष हैं, उन पर कच्चे अनार ही लटक रहे थे, क्योंकि कच्चे अनार लटकेंगे, अभी उनके पकने का मौसम ही नहीं आया, उनके पकने का समय ही नहीं आया था अभी तक। ठीक है जी, तो इस समय जो है राजा ने देख करके सोचा, तो राजा ने बाहर देखा और भाई इस बात का जो है प्रूव हो गई ये बात। ठीक है, ये बात सिद्ध हो गई। राजा ने इन भाइयों की असाधारण, असाधारण का मतलब होता है जो कि सिंपल नहीं है, ठीक है, हाँ, असाधारण पैनी नजर, विशेष पैनी नजर, स्पेशल देखने का तरीका और तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माने तीव्र बुद्धि से चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के जो है कहा, क्या कहा कि धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं, जो भी धन संपत्ति है, रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद, जो भी संसारिक वस्तुएं, संसार में उपस्थित जितने भी कीमती या अकीमती चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको दृष्टि से तो तुम जो है धनवान नहीं हो, ये बात ठीक है, तुम्हारे पास धन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। कोष माने खजाना, तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, बहुत बड़ा खजाना है, कहने का मतलब कि तुम बहुत अधिक बुद्धिमान हो। उसने प्रशंसा किया, राजा ने उनकी खूब जो है उनको अप्रिशिएट किया, उनकी बड़ाई की और बड़ाई करते हुए कहा कि उन्हें जो है मैं अपने दरबार में तुम्हें रख सकता हूं अगर तुम चाहो तो। और वो जो है तीनों भाई राजा के दरबार में ही रह गए। कहने का मतलब क्या है कि वो राजा के दरबार में ही काम करने लगे। तो इस प्रकार से वो दरबारी बन गए, अपनी किसके कारण? अपनी तीव्र बुद्धि के कारण और अपनी किसके कारण? अपनी पैनी नजर के कारण। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी हमको क्या सिखाती है? तो ये कहानी हमको बहुत कुछ सिखाती है अगर आप सीखना चाहें तो। ठीक है जी, तो ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि सबसे बड़ा धन। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सूझबूझ और समझदारी ही जीवन में सफलता दिलाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल आंखों से देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बुद्धि से समझने की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से याद रखें, कहानी के मुख्य रूप से 3 संदेश हैं। कहानी का क्या संदेश है? कि बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। ये कहानी का मुख्य संदेश है। राजा ने भाइयों का सम्मान क्यों किया? ये आप बता सकते हैं क्यों किया? क्योंकि वे अत्यंत बुद्धिमान और सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। ऊंट के एक आंख से अंधा होने का पता कैसे चला? तो ये इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ी मल्हार कक्षा 7 की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, जिसका शीर्षक था 3 बुद्धिमान। उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि अब आपको यह पाठ पूरी तरह से अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
इस पाठ से संबंधित जितने भी रिटर्न नोट्स हैं, लिखित सामग्री, अध्ययन सामग्री है, उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल .blogspot.com पर। वहां पर आपको सारी इसकी लिखित सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद।